नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सीबीआई में जो खींचतान मची है, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उसमें तमाम सारे नाम निकलकर सामने आए। सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केबी चौधरी का नाम भी निकलकर सामने आया और ये भी बात निकल कर आई कि पीएमओ का किस तरीके से हस्तक्षेप था। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अब बन गए हैं सुशील कुमार मोदी, उनका किस तरीके से हस्तक्षेप था, किस तरीके से वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इस बात के लिए गाइड कर रहे थे कि आईआरसीटीसी मामले में जबरदस्ती लालू यादव को घसीटना है। इस मामले ने देश के संवैधानिक ढांचे में मची हुई गंदगी को और बजबजाते हुए सड़ांध को निकालकर बाहर ला दिया है। अब इसी केस में एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसको मीडिया ने कभी भारत का जेम्स बॉन्ड साबित कर दिया था। देखिए, मैं इस बात पर इसलिए सवाल उठाता हूं कि आप किसी व्यक्ति के महिमा मंडन करने में, उसकी मार्केटिंग करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उसके द्वारा किए जा रहे वास्तविक कामों को आप पीछे छोड़कर उसका महिमा मंडन और चरित्र चित्रण इस तरीके से कर देते हैं जैसे देश में उससे काबिल, उससे ईमानदार कोई व्यक्ति ही नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिनको कभी भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, लेकिन आजकल उनके कामों को देखकर लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति के जेम्स बॉन्ड बनकर रह गए हैं। ये आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? देखिए, अजीत डोभाल इस समय देश के बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, देश के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और इस हैसियत के व्यक्ति पर अगर मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, उनको नरेंद्र मोदी का जेम्स बॉन्ड कह रहा हूं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तर्क और वजह होगी और मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े होंगे जिनके दम पर मैं आरोप लगा पा रहा हूं। क्योंकि पूर्व आईपीएस उत्तराखंड के रहने वाले हैं और केरल के 1968 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि देश के एक बड़े संगठन आईबी के प्रमुख पद से रिटायर्ड हो चुके हैं 2005 में। अब ये नाम इस समय चर्चा में क्यों आया, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि मीडिया जिस तरीके से किसी को महिमा मंडन करती है, किसी को प्रोजेक्ट करती है, आपके दिमाग में वही बातें घुस जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, आप दूसरे पहलू सोचने की कोशिश ही नहीं करते। तो नेशनल जनमत के माध्यम से हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं उसमें वो पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं जिन पहलुओं को आपने कभी नहीं सोचा था। एक पहलू मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूं कि जब जो मीडिया ये बताती है कि किस तरीके से यही अजीत डोभाल 7 साल इन्होंने पाकिस्तान में गुजारे मुस्लिम बनकर, जब ये बताती है कि रॉ में रहते हुए, आईबी के चीफ रहते हुए किस तरीके से देश सेवा के लिए उन्होंने काम किया, मैं इस बात में किसी पर भी सवाल नहीं उठाना चाहता। और मैं खुद उन तमाम लोगों में से हूं जो ये मानता हूं कि अजीत डोभाल एक काबिल ऑफिसर हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो ये मीडिया नहीं बताती, आपको दूसरा पक्ष सोचने पर मजबूर नहीं करती, कि ये बताइए मुझे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार ही थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पर ही लगातार आरोप लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस की सरकारों को अगर अधिकारी पहचानने की क्षमता नहीं होती तो फिर अजीत डोभाल कांग्रेस की सरकार में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कैसे रह पाते? यही अजीत डोभाल को क्यों पाकिस्तान भेजा जाता 7 साल रहने के लिए? इन्हीं अजीत डोभाल को ऑपरेशन ब्लू ऑपरेशन चलाने के लिए पंजाब में क्यों भेजा जाता? इन्हीं अजीत डोभाल को क्यों वो तमाम सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती जो एक बेहतर अधिकारी को दी जाती हैं? इसका मतलब कि अजीत डोभाल ने जो भी महत्वपूर्ण काम किए वो कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान किए। इसमें कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो देश के लिए काम करते थे और देश की सरकारों के लिए काम करते थे। लेकिन अब जो बदली हुई भूमिका में अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड बनाया जा रहा है, उस 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद में उन्होंने क्या काम किए, हम आपको बता देते हैं। आज हम अजीत डोभाल पर बात क्यों कर रहे हैं? हम देश के एनएसए पर आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई में मची खींचतान में अब एक और व्यक्ति हैं, एमके सिन्हा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्योंकि वो राकेश अस्थाना जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसके मुख्य अधिकारी थे, तो सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया, उनको नागपुर भेज दिया। तो अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि राकेश अस्थाना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उनको जांच से बचाने के लिए इसमें एनएसए का सीधे दखल अंदाजी थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर तत्कालीन आलोक वर्मा जी से जब उन्होंने ये कहा कि मुझे इनका फ़ोन जब्त करने का आदेश दीजिए और तमाम सारे अन्य चीज़ों पर उन्होंने लिखित में उनसे अनुमति मांगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा आलोक वर्मा जी ने कि अभी एनएसए यानी कि अजीत डोभाल ने मना करके रखा है। यानी कि आरोप ये था कि राकेश अस्थाना को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे अजीत डोभाल। सिर्फ यही अकेला प्रकरण नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इतना काबिल व्यक्ति जब 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जाता है तो उससे किस तरीके के काम कराए जाते हैं। देखिए, एक तो ये काम कि राकेश अस्थाना को बचाइए और सरकार की किरकिरी होने से किसी तरीके बचाइए। देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस तरीके का काम कर रहा था कि एक भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एम.के. सिन्हा कह रहे हैं, जो सीबीआई के वर्तमान में डीआईजी हैं, और उनको इसी वजह से उनका तबादला कर दिया गया है नागपुर। दूसरा, आपको घटना याद होगी, कर्नाटक में जब बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा आई थी, लेकिन वहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे जेडीएस और कांग्रेस। उस समय भी अजीत डोभाल का नाम सामने आया और उन्होंने कोशिश की कि वहाँ जेडीएस और कांग्रेस की सरकार ना बन पाए, लेकिन गठबंधन हुआ और वर्तमान में कर्नाटक में यही सरकार चल रही है। दूसरा, आपको याद होगा कि एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री पर जब तमाम महिलाओं ने आरोप लगाए उनके संपादक रहने के दौरान, एमजे अकबर जब लौट कर आए तो सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचे अजीत डोभाल। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एमजे अकबर से मिलिए और उनका इस्तीफा लीजिए। देखिए आप सरकार किस तरीके से उनसे काम ले रही है। रोहित वेमुला, आपको नाम याद होगा, डॉक्टर रोहित वेमुला की जाति पर जब सवाल उठे कि ओबीसी हैं कि एससी, उसके लिए बयान किसका आया? देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। यानी कि इस सरकार ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए अजीत डोभाल को लगा दिया, ये बयान देने के लिए कि उनकी जाति पिछड़ी जाति से है, वो दलित जाति से नहीं है। एक चीज़ और याद होगी आपको कि कश्मीर में जब पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटना था तो उससे पहले ये अमित शाह से मीटिंग करते हैं। यानी कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक पार्टी विशेष के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मीटिंग करता है, जिस पर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद जब यह गठबंधन टूट जाता है महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का, तो फिर ये पहुंचते हैं और अमित शाह के साथ बैठक करके तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस पर फिर सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं ये भी आपको तथ्यों के साथ बता देता हूं कि मैं अजीत डोभाल को दक्षिणपंथी साबित करने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होने की और संघी का करीबी होने के पीछे, आरोप लगाने के पीछे क्या वजह है, ये मैं अभी आपको साबित करने की कोशिश करता हूं। आप इसलिए पूरा वीडियो बड़े गौर से सुनिए। 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद 2009 में अजीत डोभाल एक फाउंडेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है विवेकानंद फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन संघ की विचारधारा से प्रेरित विवेकानंद केंद्र, जो कन्याकुमारी में स्थित है, जिसकी स्थापना संघ के एकनाथ रानाडे ने की थी, उससे अटैच बताया जाता है। और इसकी स्थापना करने के बाद वो मिशन में लग जाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जाए, और 2014 में शायद उनकी टीम इसमें सफल भी होती है। विवेकानंद फाउंडेशन की स्थापना के लिए उनको किसने ज्ञान दिया था, ये भी बात निकल कर आती है कि स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, जो उसके चेयरपर्सन भी हैं, उनका दिमाग था इसके पीछे, और उन्होंने अजीत डोभाल जैसे अन्य अधिकारियों को, जो रिटायर्ड हो चुके थे ब्यूरोक्रेट्स और दक्षिणपंथी विचारधारा के थे, जो इस देश में मुस्लिमों को सबसे बड़ी समस्या मानते थे और हिंदुत्व को देश का सबसे बड़ा एजेंडा मानते थे, उन जैसे लोगों को एकजुट करना शुरू किया। क्योंकि शायद उनके विचार मेन स्ट्रीम के जो लोग थे, लिखने पढ़ने वाले, वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना एक थिंक टैंक, जिसको विवेकानंद फाउंडेशन कहा, और दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्टेब्लिश कर लिया। ये आज सत्ता का, ताकत का कितना बड़ा केंद्र है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि अजीत डोभाल जैसे ही एनएसए बने, तुरंत उनके पुत्र सौरभ डोभाल भारत वापस आ गए विदेश से, और उन्होंने बना लिया अपना इंडिया फाउंडेशन, जिसमें उनके साथ उनके सहयोगी बने राम माधव, जो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसका मतलब एक तो ये साबित होता है कि किस तरीके से ये क्लोजली अटैच थे पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और एक बात और इसके पीछे मैं बता देता हूं कि 2009 में बना ये VIF, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। 2011 में ब्लैक मनी पर एक सेमिनार इसमें आयोजित किया गया। अब नाम सुन लीजिएगा कि कौन कौन लोग मौजूद थे, आपको आगे की पटकथा बहुत आसानी से समझ में आएगी। अजीत डोभाल उस कार्यक्रम में थे, जो उसके फाउंडर डायरेक्टर बनाए गए थे। बाबा रामदेव उस कार्यक्रम में थे, अन्ना हजारे उस कार्यक्रम में थे, अरविंद केजरीवाल उस कार्यक्रम में थे, सुब्रमण्यम स्वामी उस कार्यक्रम में थे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति उस कार्यक्रम में थे, किरण बेदी उस कार्यक्रम में थी, गोविंदाचार्य उस कार्यक्रम में थे, जो आरएसएस के विचारक प्रचारक माने जाते हैं। इसका मतलब कि 2011 में ये रणनीति तय की गई कि किस तरीके से काले धन का मुद्दा उठाना है, और इसके बाद मोहरा बनाया गया किसको? अरविंद केजरीवाल को, अन्ना हजारे को, किरण बेदी को। इनको दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा दिया गया, पूरे देश में माहौल बना दिया गया कि हम तो ब्लैक मनी लाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत में 2011 में जो बैठ के रणनीति बनी थी, उसका एकमात्र मकसद था कि देश में इस तरीके से माहौल फैला दो कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, और हम जब सरकार में आएंगे, यानी कि हमारे मानसिकता के लोग जब सरकार और सत्ता में बैठेंगे, तो हम ब्लैक मनी लाने की बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं है और इनके कामों में ईमानदारी है, तो आज अजीत डोभाल से लेके बाबा रामदेव से लेके अन्ना हजारे
कोई भी ब्लैक मनी की बात क्यों नहीं करता है, कोई भी उस काले धन की बात क्यों नहीं करता है। ये एक तौर पे साबित होता है कि 2011 में जो रणनीति बनाई गई थी उसके पीछे वजह संघ की ही मानसिकता थी। हालांकि विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए अधिकारियों से, पूर्व अधिकारियों से और उसके सदस्यों से जब भी बात करने की कोशिश की जाती है तो वो बार बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं कि हमारा संघ से, दक्षिणपंथी विचारधारा से या किसी भी पार्टी से कोई लेना देना है। लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि उनके यहाँ के कार्यक्रमों में बार बार संघ के लोग, यानी कि मोहन भागवत जैसे लोग, संघ के विचारक, तमाम सारे लोग बार बार शामिल क्यों होते हैं। उनकी तरफ से, उनके थिंक टैंक की तरफ से जो किताबें लिखी जाती हैं उनमें बार बार हिंदुत्व प्रमुख में एजेंडा क्यों होता है, हिंदू धर्म को बड़ा साबित करना और उसके खोए हुए गौरव को सामने लाने की बात क्यों की जाती है। बहरहाल ये आरोप हैं और उन पर कितनी सच्चाई है अलग बात है, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए उसके बाद देखिए क्या हुआ। अजीत डोभाल जो पूर्व आईबी चीफ थे और इसके डायरेक्टर थे, उनको पद दिया गया एनएसए यानी कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। नृपेंद्र मिश्रा जो इस समय ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा नाम है, ये भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, ट्राई के चेयरमैन रह चुके थे और ट्राई का चेयरमैन होने के नाते चूंकि नियम ये है कि ट्राई का चेयरमैन रह चुका कोई व्यक्ति कोई दूसरा लाभ का पद, सरकारी पद नहीं ले सकता, तो इनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाकायदा अध्यादेश लाया और कानून में बदलाव किया। ये नृपेंद्र मिश्रा आज इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान निजी सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स में इनकी गिनती होती है। ये उस समय विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इसके अलावा पीके मिश्रा जो वर्तमान में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पीएमओ में कार्यरत हैं, वो पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव भी रह चुके हैं और ये व्यक्ति भी विवेकानंद फाउंडेशन में सीनियर फेलो थे। हम आपको आगे बताते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट विवेकानंद फाउंडेशन से सरकार में होने का सिलसिला यही नहीं रुका, तमाम और सारे लोग थे जो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े थे और उनका कैंपस प्लेसमेंट सरकार में हुआ। जैसे बीके सारस्वत जो डीआरडीओ के पूर्व डीजी थे, उनको नीति आयोग में सदस्य बनाया गया। अनिल बैजल जो रिटायर्ड आईएएस थे, वो भी इस विवेकानंद फाउंडेशन में सदस्य थे, उनको दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया और उनसे कहा गया कि आप अरविंद केजरीवाल को समझिए उनकी, बहरहाल जो भी बात है। इसके अलावा केजी सुरेश जो विवेकानंद फाउंडेशन की एक पत्रिका है विवेक, उसके संपादक थे। उन केजी सुरेश को आईएमसी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईएंडबी मिनिस्ट्री की तरफ से देश में शिक्षण पत्रकारिता का एकमात्र शिक्षण संस्थान, उसमें सुरेश केजी को डायरेक्टर बना के भेज दिया गया है। यानी कि पत्रकारिता कर रहे विद्यार्थियों की नसों में भी, उनके दिमाग में भी इस तरीके का दक्षिणपंथ घुसेड़ना है। शायद यही वजह है कि केजी सुरेश को वहाँ का डायरेक्टर बनाया गया। जितनी भी मैंने बातें आपको बताई हैं तो चूंकि वो देश के एक जेम्स बॉन्ड के लिए बताई गई हैं, एक पावरफुल व्यक्ति के लिए बताई गई हैं, तो उसको शेयर करने से पहले आप चेक कर लें कि मैंने आपको ठीक बात बताई भी है या नहीं। विवेकानंद फाउंडेशन को भी चेक कर लें कि इस तरीके का कोई संस्था देश में मौजूद है कि नहीं। विवेकानंद फाउंडेशन इस समय मजबूत संस्था बन चुकी है जो देश की आर्थिक से लेकर विदेश से लेकर तमाम सारी नीतियों पर सीधे दखल रखती है। विवेकानंद फाउंडेशन में तमाम सारे अधिकारी जो रो के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व थर सेना प्रमुख रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जिनकी विचारधारा को कहीं प्रश्रय नहीं मिलता था, उन्होंने अपना एक थिंक टैंक बनाया और उसमें मकसद एकमात्र होने लगा कि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को सत्ता में किसी तरीके से पहुंचाना है। क्योंकि ये बात मैं आरोप इसलिए पूरी ताकत से लगा पा रहा हूं क्योंकि देश में जो माहौल बनाया गया था कांग्रेस की सरकार के समय में, आज वही सारे लोग क्यों चुप बैठ गए हैं। क्यों इस तरीके से, जब सीबीआई में पूरा घमासान चल रहा है, अजीत डोभाल का नाम खुद सामने आ रहा है, सरकार में शामिल एक राज्य मंत्री का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने मोइन कुरैशी मामले में जो मीडिएटर था सना, उसको पैसे दिलवाए, उससे भ्रष्टाचार किया, उससे पैसे खाए, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आज देश का इतना बड़ा थिंक टैंक जिसको भ्रष्टाचार दिखता था उसको आज भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है। जो पहले काले धन की बात करना चाहता था, पूरे देश में माहौल बनाता था, आज उसको काले धन की बात नहीं नजर आ रही है। तो मैं नेशन जनमत के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि सच्चाई कुछ और होती है, मार्केटिंग कुछ और होती है, और ये सरकार चूंकि हर बात की मार्केटिंग करना चाहती है, अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति को भी सिर्फ मार्केटिंग में और अपने ब्रांड बनाने में उलझा के रख दिया है। तो
तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा नेशन जनमत से कि आप जागरूक और सजग रहिए और साथ ही साथ जो खबरें आपके पास आती हैं उनको छानिए, उनको ये देखिए, फिल्टर करिए और ये देखिए कि सही खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, तथ्यात्मक बातें आपसे कही जा रही हैं या नहीं कही जा रही। हमारे लिए जेम्स बॉन्ड से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है और एक व्यक्ति विशेष के लिए कौन काम कर रहा है। सीबीआई के बहाने ही सही, कम से कम ये गंदगी निकलकर बाहर आ गई और आपको इस गंदगी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसको समझिए कि कितना बड़ा मुद्दा है और किस तरीके से देश के संवैधानिक संस्थाओं को चोट करने की, पहुंचाने की, नुकसान करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि वहां अपने दक्षिणपंथी मानसिकता के लोगों को बैठाल दिया जाए और उनको हिंदू मुस्लिम के झंझटों को देश का सबसे बड़ा मुद्दा साबित कर दिया जाए। आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग रहिए। हम इसी तरीके से आपसे तमाम सारे मामलों को लेकर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो